कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अगले 15 दिन गरिमा अपने मम्मी पापा के साथ रही। इस दौरान अनमोल अपनी माँ के पास खाना नहीं खाता था, पर गरिमा उसे चुपके से खाना और नाश्ता खिला देती थी। पर दोनों की आपस में बहुत कम बात होती थी। अनमोल एकदम अकेला पड़ चुका था। बोलने के लिए ना उसके पास जिया थी और ना माँ पापा या बहन। अनमोल धीरे धीरे अवसाद में आ रहा था। गरिमा को प्रैक्टिस के लिए मुंबई जाना था। अब वह पीछे पड़ चुकी थी अपने मम्मी पापा को साथ ले जाने के लिए। काफी मनाने के बाद दयाशंकर ने कुछ सोच विचार किया और तैयार हो गए गरिमा के साथ जाने के लिए। अनमोल को पता चल चुका था कि अब मम्मी पापा भी गरिमा के साथ जा रहे हैं। उसका दिल बैठा जा रहा था, पर पता नहीं क्यों काफी दिन हो गए माँ पापा से बात किए, पर फिर भी उसका दिल इतना क्यों घबरा रहा है उनके जाने से। गाड़ी आ चुकी थी। दरवाजे पर गरिमा, सविता और दयाशंकर सुबह से ही सामान पैक करने में लगे हुए थे। अनमोल बेचैन सा कभी बाहर आता तो कभी अंदर जाता। उसका दिल तो चाह रहा था रोक लूं माँ पापा को हक से, पर दिमाग साथ नहीं दे रहा था। उसका अहंकार सामने आ रहा था। दोपहर 1 बजे तक सारा सामान पैक कर गाड़ी में रखवा दिया था। सामान पैक करने में तीनों बहुत थक चुके थे, इसीलिए सविता ने चाय बना दी। तीनों बैठकर चाय पीने लगे। अनमोल आधा दरवाजा खोलकर तीनों को देख रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए थे, गला भर चुका था। कुछ कहना चाह रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में चाय खत्म कर तीनों गाड़ी में बैठ गए। अंतिम बार घर की ओर देखा। दयाशंकर और सविता की निगाहें अनमोल को ढूंढ रही थी। अनमोल खिड़की से तीनों को जाते हुए देख रहा था। अब आंसू रुके नहीं, वही फूट फूट कर रोने लगा। जाकर अपने कमरे में सो गया। शाम तक सोता ही रहा। उठा तो बहुत जोर से भूख लगी। किचन की ओर गया, ये सोचकर कि कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा, पर वहाँ देखा तो उसके लिए खाना रखा था। जल्दी से प्लेट में खाना परोसा और खाने बैठ गया। पहले ही कॉल में उसे पता चल गया था कि ये माँ ने रखा है उसके लिए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। इधर दयाशंकर, सविता और गरिमा नए घर में पहुंच गए थे। सविता तो बस इसी बात से दुखी थी कि अनमोल एक बार भी उनके पास नहीं आया, उन्हें रोकने के लिए, गलती की माफ़ी मांगने के लिए, उन्हें प्यार से गले लगाने के लिए। दयाशंकर और गरिमा उसे बस यही समझा रहे थे कि अब वह अनमोल और जिया को भूल जाए। वो ये भूल जाए कि उन्हें एक बेटा भी है। गरिमा का नया घर बहुत ही सुंदर और बड़ा था। तीनों उस घर से बस जरूरत का सामान लाए थे, तो सामान घर में रखने में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं आई। सामान रखने के बाद तीनों नहा धोकर फ्रेश हुए। रात के 8 बज चुके थे। आज पहला दिन था, इसीलिए नौकर काम पर नहीं आए थे। आज का खाना उन्हें खुद ही बनाना था। गरिमा ने खाना होटल से मंगवाने के लिए कहा, पर सविता ने कहा वह खुद खाना बनाएगी। सविता और गरिमा पहले तो राशन का सामान खरीद लाई, फिर तीनों के लिए खाना तैयार किया। तीनों खाना खाकर बातें करने लगे। गरिमा तो बहुत खुश थी, पर दयाशंकर और सविता का चेहरा उदास था। गरिमा ने जब उनसे पूछा तो वे बोले उन्हें अपने खून पसीने की कमाई से बनाए घर की याद आ रही है। बिना किसी पड़ोसी से मिले, उनसे विदा लिए बगैर आना अच्छा नहीं लगा। गरिमा ने उन्हें काफ़ी समझाया, तब जाकर वे थोड़ा खुश हुए। इधर अनमोल बिल्कुल अकेला था। जिया के बाद उसके माता पिता भी उसे छोड़कर जा चुके थे। उसने जिया को फ़ोन मिलाया। काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन उठाया। हेलो जिया। हाँ बोलो, क्या काम है? अब जान से मारना है क्या मुझे? हाथ तो उठा ही चुके हो। सुनो ना जिया, मुझे माफ़ कर दो। अकेला पड़ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना वापस लौट आओ ना। मैं वापस तब आऊँगी जब तुम्हें मेरी कद्र होगी। मुझे तुम्हारी कद्र है, कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बस तुम वापस आ जाओ। ठीक है, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त?
मैं उन बुढ़े बुढ़ियाओं के साथ नहीं रहूंगी। अपने माँ बाप के लिए ऐसे शब्द सुनकर अनमोल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर वह इस जहर के घूंट को पी गया। ठीक है, तुम आओ तो सही, कल आ रही हूँ, ओके बाय। फ़ोन कट चुका था। अनमोल को कम से कम इस बात की खुशी थी कि उसका कोई अपना उसके पास आ रहा था। अगले दिन सुबह के 10 बजे जिया आ चुकी थी। अनमोल ऑफिस ही जा रहा था कि जिया को देखकर वहीं रुक गया। जिया के गाड़ी से उतरते ही वह उसके गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इतनी ही याद आ रही थी तो लेने क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। अरे आती कैसे नहीं, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम कब मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे लेने आओगे। जिया एकदम घमंड में चूर होकर लापरवाही से बोल रही थी। गाड़ी में जिया का भाई भी था। दोनों ठाके मारकर हंस रहे थे। चलो अनमोल, गाड़ी से सामान उतारकर अंदर ले आओ, भाई को लेट हो रहा है, उसे क्लासेस के लिए देर हो रही है। अनमोल भौचक्का सा जिया को देख रहा था, पर बिना कुछ बोले जिया के आदेश का पालन करने लगा। सामान अंदर रख कर जिया से बात करना चाहा तो जिया ने बिना अनमोल की ओर ध्यान दिए कहा, प्लीज़ गिव मी स्पेस यार, अभी तो आई हूँ और किच किच मत करो, अभी ऑफिस जाओ, शाम को बात करते हैं। अनमोल ठगा सा खड़ा जिया को देखता रहा। जिया आईने में खुद को संवारने में लगी थी। अनमोल बिना बोले ऑफिस के लिए निकल गया, पर वह समझ नहीं पा रहा था जिया ये सब क्यों कह रही है। इतना प्यार करने के बाद भी अपने माँ बाप बहन से दूर हुआ, सिर्फ 1 साल के रिश्ते की खातिर जन्म देने वाले माँ बाप को धुतकार दिया, फिर भी ये ऐसा व्यवहार करती है, ना जाने क्यों। अनमोल शाम को जब ऑफिस से घर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अनमोल को आश्चर्य हुआ। वह चुपचाप घर में दाखिल हुआ। अंदर कमरे से जोरदार ठाकों की आवाज़ें आ रही थी। कमरे में जाकर देखा तो अनमोल के 6-7 साले और साली बैठे थे। अनमोल के अंदर दाखिल होते ही सब चुप होकर अनमोल की ओर देखने लगे। अनमोल को थोड़ा अजीब लगा। अरे तुम सब चुप क्यों हो गए? तुम्हारे जीजू है, कोई भूत थोड़ी है। जिया जोर से हंसते हुए बोली। बाकी सब भी हंसने लगे। वो क्या है कि आज रेनू का, जिया के मामा की लड़की का बर्थडे था, तो मैंने सोचा घर पर अकेली बोर हो रही हूँ तो सबको यहीं बुला लिया। सुबह ही आ गए थे सब, अब शाम को घूमने जाएंगे, तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? जिया अनमोल से उसकी पसंद पूछ रही थी, उसे हक के साथ ले जाने के लिए नहीं कह रही थी। अनमोल ने जिया के औपचारिक सवाल का उत्तर ना में दिया। तुम लोग चले जाओ, मुझे ऑफिस का काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। कमरे से बाहर जाते हुए अनमोल ने नज़र घुमाकर सबकी प्लेट की ओर देखा, जिसमें केक, पिज्ज़ा, वेफर और तरह तरह के नाश्ते, जिनका सब आनंद ले रहे थे। किसी ने एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। अनमोल दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसे बहुत भूख लग रही थी। किचन में देखा तो कुछ नहीं था। भूख और गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जिया को आवाज़ लगाई, जिया, कुछ खाने के लिए बनाया है या नहीं? तुम तो देख ही रहे हो, भाई बहन आए हैं मेरे, उनको छोड़कर यहाँ रसोई में खपती रहूं। मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, देखती हूँ कुछ बचा होगा तो लाती हूँ। अनमोल का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हें बिल्कुल भी केयर नहीं है मेरी। पति ऑफिस से घर आया है, सुबह से भूखा है, कुछ खाने के लिए बना दे, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ है मेरे लिए? चिल्लाओ मत, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं है। मेरे भाई बहन बैठे हैं, तुम्हें लिहाज नहीं है। जिया तमतमाई हुई, वापस अपने कमरे में चली गई। अनमोल कुछ कहता, लेकिन गुस्सा अंदर दबाकर
कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ देर सोचकर बाहर चला गया। अनमोल को बाहर का खाना पसंद नहीं था, पर कुछ दिनों से वह ठीक से खा पी नहीं रहा था, इसीलिए सोचा होटल में खा लूं। होटल की ओर जाते हुए वह सोच रहा था, माँ उसे कभी बाहर का खाना नहीं खाने देती थी, इसीलिए बचपन से ही उसे बाहर का खाना पसंद नहीं था। अगर गलती से खा भी लेता तो बीमार पड़ जाता था। माँ उसके खाने पीने का कितना ख्याल रखती थी। एक दिन ऐसा याद नहीं आता जब वह भूखा रहा हो और आज ना माँ पास है और ना कोई उसे खिलाने वाला। कितना गलत कर दिया उसने जिया के पीछे। काश माँ पापा का साथ दिया होता, जिया को उसी समय सही रास्ते पर लाता जब उसने माँ पापा के खिलाफ बोलना शुरू किया था। आज ये दिन ना देखना पड़ता। अनमोल ने खाना खाया पर उसका पेट नहीं भरा। घर की ओर निकल गया पर आधे रास्ते में ही अनमोल को चक्कर आ गया, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अनमोल को बेहोशी की हालत में पड़ोसी वर्मा अंकल ने देख लिया। उन्होंने अनमोल को अस्पताल पहुंचाया, परंतु उन्होंने दया शंकर को फोन किया। सविता और दया शंकर घबराकर अस्पताल पहुंच गए। वहाँ जिया ना थी। सविता ने जिया को भी फोन कर दिया। जिया किसी 5 स्टार होटल में पार्टी कर रही थी। 1 घंटे बाद वह अस्पताल पहुंची। तुम्हें जरा भी होश नहीं है? अनमोल रास्ते में बेहोश पड़ा था। तुम कहाँ थी? देखो मम्मी जी, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ जो अनमोल कब क्या कर रहा है उसका ध्यान रखूं। तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। उसे समय पर खाना नहीं देती। डॉक्टर ने बोला है खाना ना खाने की वजह से कमजोरी आ गई। इतनी बेरहम क्यों हो तुम? आप अपने काम से काम रखे तो बेहतर है। आप हमें छोड़कर जा चुकी है तो हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सफाई देने का मेरा कोई मूड नहीं है। इतना ही दर्द है अपने बेटे के खाने का तो ऐसा कीजिए, सुबह शाम टिफिन भेज दिया करे अपने बेटे को। जिया अकड़ कर बोल रही थी। सविता क्यों मुंह लगती हो इस नीच औरत के? दया शंकर गुस्से में तिल मिलाकर बोले। हाँ जाइए पापा जी, मम्मी जी को भी ले जाइए यहाँ से, मैं अकेली काफ़ी हूँ अनमोल के लिए। दया शंकर और सविता वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद अनमोल को अस्पताल से छुट्टी मिली। उस दिन वर्मा अंकल भी अनमोल से मिलने अस्पताल आए। उन्होंने सविता और जिया के बीच हुई सारी बात अनमोल को बता दी, जो वर्मा अंकल को दया शंकर से पता चली थी। अनमोल को बहुत दुख हुआ ये सुनकर, पर अब वह उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहता था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह अपने माँ पापा के पास चला गया। जिया जब अस्पताल पहुंची वहाँ अनमोल नहीं मिला। थोड़ा ढूंढने के बाद उसने अनमोल को फ़ोन लगाया। अनमोल का फ़ोन स्विच ऑफ था। वह घर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अनमोल गया कहाँ। कहीं वो अपने माता पिता के पास तो नहीं चला गया। नहीं, वहाँ नहीं जा सकता। उनसे तो अनमोल की बनती ही नहीं। वहाँ क्यों जाएगा? पर सच में अगर वहाँ चला गया तो मेरा क्या होगा? घर खर्च के पैसे कहाँ से लाऊंगी? अब तो पापा भी वहाँ रहने नहीं देंगे। पिछली बार ही माँ ने बहाना बनाकर मुझे इतने दिन रुकने दिया था। अब पापा को शक हो जाएगा। अगर उनको पता चला मैंने यहाँ क्या कर रखा है, वो तो मुझे जान से मार देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? जिया को चिंता होने लगी। अगर अनमोल अपने माँ पापा के पास चला गया तो उसका क्या होगा? वह अनमोल को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी, पर अनमोल का फ़ोन स्विच ऑफ था। जिया की चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर अनमोल पहुंच गया था अपने माँ पापा के नए घर। बैल बजी। सविता जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है? आपकी आदत गई नहीं क्या जी? घर में 3-4 नौकर होते हुए भी मुझे ही दरवाजा खोलने का हुक्म दे रहे हो। नौकर है उनसे कहो। हा हा हा, चिढ़ गई। हाँ उड़ा लो खिल्ली। मेरी बेटी हॉस्पिटल गई है, वरना अभी आपको बताती मजाक उड़ाना। अरे दरवाजा तो खोलो, कौन है? सारे नौकर कहाँ चले गए? आप परेशान क्यों होते हो? रामू गया है दरवाजा खोलने। कौन हो भैया? किससे मिलना है?
जी जी जी, वो मैं दया शंकर जी का बेटा हूँ। अरे छोटे मालिक, मैं साहब को बुला कर लाता हूँ। साहब, बाहर छोटे मालिक आए हैं। छोटे मालिक, दया शंकर प्रसन्नवाचक नजरों से नौकर रामू को देखने लगे। हाँ साहब, वो बाहर जो सज्जन है वो खुद को आपके बेटे बता रही है। अस्पताल के मरीज की ड्रेस पहनी हुई है, चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एकदम पतले से बीमार लग रहे हैं। दया शंकर और सविता एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे और अचानक दोनों दरवाजे की ओर भागे। सामने अनमोल बीमार हालत में खड़ा था, अस्पताल के मरीज की ड्रेस पहने हुए, आंखें एकदम छोटी छोटी सी, शरीर एकदम कमजोर, बाल और दाढ़ी बड़े हुए थे। सामने खड़ा यूं लग रहा था जैसे अब गिरने ही वाला हो। अपने माँ पापा को सामने देखकर रोने लगा। लगभग गिरने ही वाला था कि पापा दया शंकर ने बाहों में कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटा नहीं, अब तू अपने माँ पापा के पास आ गया है, अब तुझे गिरने नहीं देंगे। तीनों वही दरवाजे पर खड़े खड़े रोने लगे। अनमोल अपनी माँ के आंचल में छुपकर बच्चों सा रोने लगा। माँ पापा, मुझे माफ कर दो, भटक गया था मैं, बहक गया था, उसकी बातों में आ गया, नहीं समझ पाया, गलत है ये। माँ बाप के बिना जिंदगी नहीं है, नहीं समझ पाया मैं, नहीं समझ पाया, माफ कर दो मुझे। अरे भाई अंदर तो चलो पहले, दया शंकर ने कहा। तीनों अंदर बैठक में आ गए। सविता उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए, नहीं बेटा नहीं रोते, तेरे माँ पापा तेरे लिए वहीं खड़े हैं हमेशा। बच्चे रास्ता भटकते हैं और उन्हें एहसास होता है अपनी गलतियों का, तो वे वापस अपने माँ पापा के पास ही आते हैं। माँ बाप ये जानते हैं, वे अपने बच्चों से नाराज नहीं होते कभी। तुम तो जिगर के टुकड़े हो मेरे, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हम दोनों ने फैसला किया था तुम्हें खाना ना देने का, पर मुझे नहीं पता था इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि मेरा बच्चा अस्पताल पहुंच जाएगा। भगवान से किस मुंह से क्षमा मांगूं। माँ, आप अपने आप को मत कोसो, आपने जो किया ठीक किया, वरना आज मैं सही रास्ते पर ना आता। मैं समझ ही नहीं पाता आप दोनों की अहमियत। मैं उस नरक में वापस नहीं जाऊंगा, उस औरत को तलाक दे दूंगा जिस औरत ने मेरी और मेरे परिवार की खुशियां छीन ली। ऐसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। अनमोल गुस्से में बोले जा रहा था। अनमोल बेटा, जज्बाती मत बनो, जैसे तुम सही रास्ते पर आ गए, एक दिन जिया भी आ जाएगी। तलाक बहुत बड़ा फैसला है, तुम खुद के बारे में ही नहीं, जिया और उसके परिवार वालों के बारे में तो सोचो। उनकी जिंदगी खराब मत करो। जिया के बहन भाइयों की सोचो, उसके माता पिता की सोचो। उसके पिता कितने सज्जन इंसान हैं, रोज फोन पर हाल चाल पूछते रहते हैं। अरे उन्हें तो मालूम तक नहीं इस घर में क्या हो रहा है। देखो बेटा, मेरा मानना ये है, तुम अच्छे से सोचो और फैसला करो। कितनी जिंदगियां जुड़ी है तुम दोनों से, सबके बारे में सोचकर फैसला लो। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। वो सब छोड़ो, पहले तू आराम कर, अस्पताल से आया है अभी, फिर इतना तनाव ना ले। मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाती हूँ, अपने हाथों से खाना खाकर दवाई ले और सो जा। शाम को तेरी बहन को आने दे, फिर बात करते हैं। हाँ, तुम जल्दी से खाना बना दो ताकि ये दवाई लेकर आराम करे। सविता ने अनमोल को खाना खिलाकर दवाई दी और उसे सुला दिया। दोनों अब गहरी सोच में डूब गए कि आगे क्या किया जाए। वे दोनों खुश भी थे, उनका बेटा वापस आ गया है। बस इंतजार तो इस बात का था कि उनकी बहू भी लौट आए सही रास्ते पर। शाम को गरिमा भी घर आ गई। अनमोल, दया शंकर और सविता तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। गरिमा अनमोल को देखकर अवाक खड़ी रह गई। अनमोल उठकर गरिमा के पास गया और उसे कसकर गले लगाकर रो पड़ा। गरिमा भी रोने लगी। दोनों के इस प्यार को देखकर उनके माँ पापा दोनों की भी आंखें भीग गई। भैया आप लौट आए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ गुन्नू, तेरा भाई लौट आया। देख ले अपनी बहन और माँ पापा के पास। तुझे मजे में कैसे छोड़ सकता हूँ, तुझे परेशान जो करना है। बहुत दिन हो गए मस्त मजे कर रही है, तेरी चोटी कोई खींच नहीं रहा, तेरी टांग खिंचाई नहीं कर रहा।
तुझे माँ पापा से डांट नहीं पड़वा रहा, इसलिए तू शेर बनी घूम रही है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुझे सारे दिन परेशान करूँगा। गरिमा फिर अनमोल के गले लगकर रो पड़ी। दयाशंकर और सविता भाई बहन का प्यार देखकर खुश हो रहे थे। पापा, अब गरिमा की शादी कर देते हैं। देखो कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि माँ पापा को छीन लाई मुझसे। गरिमा आंसू पोंछते हुए अपने कान पकड़कर अनमोल से सॉरी बोलने लगी। पगली, सच में अब समझदार हो गई हो। इतनी तरक्की कर ली कि तेरा भाई भी पनाह लेने आ गया तेरे घर। भैया खबरदार, जो फिर से तेरा घर कहा तो। ये घर आपका है, माँ पापा का है, मैं कौन होती हूँ पनाह देने वाली। मेरे दोनों बच्चे अब बड़े और समझदार हो गए। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए। दयाशंकर खुशी से बोल पड़े। कुछ देर उन्होंने मनीषा से भी वीडियो कॉल पर बात की। पांचों बहुत खुश थे। चलो पापा, आज तो पार्टी हो जाए, होटल चले। अरे पगली, तुम जानती हो मैं बाहर का नहीं खाता। मेरे लिए तो पार्टी मेरी माँ के हाथ का बना खाना है। माँ, आज कुछ मीठा हो जाए। तुम लोग बैठो, मैं अभी खाना बना कर लाई। सविता खाना बनाने चली गई। बैठक हॉल ठाकों से गूंज रहा था। सविता खाना बना लाई, सर्व भी कर दिया। चलो सब आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। सब मिलकर खाना खाने लगे। एक साथ बैठकर आज बहुत दिनों बाद माँ के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सब पहले की तरह ठीक है। आज बहुत दिनों बाद खुशी मिली है और ऊपर से ये खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। सविता ने अनमोल का हाथ पकड़ा। बेटा, तू खुश है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। अब रोज तुझे ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खिलाया करूँगी। चलो, इस बहाने हमें भी स्वादिष्ट खाना मिल जाया करेगा। गरिमा ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने के लिए कहा। इधर जिया की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। रोज रोज बाहर का खाना खाने से उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था। पर आज उसने खुद के लिए खाना बनाया। एक निवाला भी गले से नहीं उतर रहा था। कैसे जैसे उसने खाना खाया। उसे अनमोल की याद सता रही थी। अकेले उस घर में उसका दम घुट रहा था। वह न तो अपने घर जा सकती थी और ना ही अपने मायके। दिन रात बस रोती रहती थी। अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन लगाती तो माँ फ़ोन ही नहीं उठाती या फ़ोन कट कर देती, क्योंकि उसकी माँ को एहसास हो चुका था कि उसने अपनी बेटी की बसी बसाई हंसती खेलती गृहस्थी को बर्बाद कर दिया है। अब अगर जिया के पिता को ये बात पता चली तो वे तो जिया की माँ को मार ही देंगे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि माँ उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। उसने अपने भाई चिराग को फ़ोन किया तो उसने भी जिया से ठीक से बात नहीं की। जिया एकदम अकेली पड़ चुकी थी। कई बार आत्महत्या करने का विचार भी दिमाग में आया, पर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह आत्महत्या कर सके। उसे एहसास हो गया था उसने अनमोल के साथ कितना बुरा किया है। अगर अनमोल की जगह वह होती तो कब का उसे छोड़ चुकी होती। पर अनमोल उसके हर हाल गलत में साथ देता रहा, उसके जुर्म सहता रहा। अनमोल को कभी उसने प्यार से खाना बना के नहीं खिलाया। वह बेचारा भूखा प्यासा रहता था, पर फिर भी मेरे साथ निभाने के लिए तैयार था। पर मैं इतनी खराब थी, उसे कभी समझ ना पाई। हमेशा अपना सोचा, अपने मन की करी, हमेशा अपनी माँ की सुनी, जो आज मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही। अब मैं कहीं की ना रही, न आप अपने मायके की और ना अनमोल की। मम्मी जी पापा जी के साथ भी तो बहुत बुरा किया था उसने। कभी उन्हें अपना नहीं माना, हमेशा तौहीन ही की उनकी। पापा जी तो मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते थे। उसके लिए खाने पीने पहनने में कोई कमी ना आने देते थे। मम्मी जी को डांट दिया करते थे मेरे लिए। मम्मी जी भी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल गरिमा दीदी की तरह। पर मैंने उन्हें दिया क्या, बस नफरत। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। हंसती खेलती जिंदगी को अपने हाथों बर्बाद कर डाला। खुशियाँ ढूंढने चली थी, पर इतना नहीं पता था कि मैं खुशियों को तो यूं ही बर्बाद कर रही हूँ। ये क्या कर दिया मैंने। अब किस मुँह से उनसे माफ़ी मांगूं। वे लोग मुझे माफ़ करेंगे भी या नहीं, शायद नहीं करेंगे। इधर अनमोल अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। सबने मिलकर पिकनिक प्लान कर लिया। अनमोल चाहता था कि उसे थोड़ा आराम मिल पाए।
दिमाग को भी शांति मिल जाए, इसीलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बना लिया। 15 दिन की छुट्टियां लेकर चारों स्विट्जरलैंड की ओर निकल गए। वहाँ चारों ने जमकर मजे किए। अनमोल अपने सारे दुख दर्द स्विट्जरलैंड में जाकर भूल गया। उसे इतना सुकून और शांति बहुत समय बाद नसीब हुई थी। दयाशंकर, सविता और गरिमा भी अनमोल को खुश देखकर बहुत खुश थे। इधर जिया की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने अनमोल को, दयाशंकर और गरिमा को बहुत फ़ोन किए, पर सभी अपने अपने फ़ोन घर पर ही छोड़ गए थे ताकि वहाँ कोई परेशान ना करे। परेशान होकर जिया अपने पड़ोस की नताशा आंटी को बुला लाई। नताशा आंटी उसे अपने बेटे के साथ अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला जिया मां बनने वाली हैं। 2 महीने हो गए पर जिया का शरीर बहुत कमज़ोर है। जंक फूड खाने से उसका शरीर की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने नताशा आंटी से कहा कि वे उसके ससुराल वालों को बुलाए ताकि डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करे, वरना बच्चा गिर भी सकता है। नताशा ने जब जिया के उसके सास ससुर और पति के बारे में पूछा तो जिया ने झूठ बहाना बना दिया कि वे सब किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, पर नताशा सब जानती थी। उसने अनजान बनने का नाटक किया और एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हुए जिया के इलाज का खर्चा उठा लिया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। 3-4 दिन तक जिया अस्पताल में भर्ती रही। नताशा ने जिया का इस दौरान बहुत ख्याल रखा, उसके खाने पीने में कोई कमी न आने दी। नताशा सविता की अच्छी सहेली और पड़ोसी थी। सविता भी बुरे वक्त में नताशा का साथ दिया करती थी। बस इसी कारण नताशा अपनी दोस्ती भी निभा रही थी। उसकी बहू का पूरा ख्याल रखती थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जिया जब घर आई तो नताशा ने जबरदस्ती उसे अपने घर में रख लिया ताकि उसका पूरा ध्यान रख सके। नताशा के बेटे बहू भी बहुत अच्छे थे। वे भी जिया को घर में रखने के लिए तैयार हो गए। नताशा की बहू जिया का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि उसे याद था कैसे सविता आंटी ने उन लोगों का साथ दिया था जब उनके पास जहर खाने तक के पैसे नहीं थे। उसका बेटा 1 महीने का था, पति की नौकरी चली गई थी और ससुर की पेंशन भी नहीं मिल पा रही थी। सविता आंटी ने अपने खाते से 50,000 रुपये दिए और दयाशंकर अंकल को कहकर पति की नौकरी लगवाई। उनके एहसान नहीं भूल सकती। उन्होंने जो किया वो उसके सामने इतना तो कुछ भी नहीं है। नताशा आंटी अपनी बहू की बातों से सहमत थी। सब जिया का बहुत ख्याल रख रहे थे। जिया शर्मिंदा थी अपने किए पर। कैसे उसने देवी जैसी सास को दुत्कार दिया। आज उसी की वजह से वह और उसका बच्चा बच पाए। दूसरे भी उनकी कद्र करते हैं और वो, पर मैं किस तरह माफ़ी मांगूं मम्मी जी से? वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करेगी। मैंने उनकी कई दफ़ा बेइज्जती की है। अब उनके सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? कैसे कहूंगी उनसे कि मुझे माफ़ कर दीजिए? और अनमोल, क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? कभी नहीं। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। ओफो, अब मैं क्या करूं? मैं तो कहीं की ना रही। यहाँ पर भी कितने दिन रह लूँगी? ये लोग कितने दिन रखेंगे मुझे अपने पास? किसी पर बोझ बनकर रह भी नहीं सकती। ऊपर से दवाइयाँ, रहने खाने का खर्चा अलग। जिया को बहुत चिंता हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी कमरे में नताशा आंटी की बहू नेहा आ गई। अरे जिया, क्या हुआ? इतनी गहराई से किस सोच में डूबी हुई हो? क्या कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सच सोच रही दीदी? बस अकेली बैठी थी तो बोर हो रही थी। इतनी हकला रही हो, फिर कह रही हो कुछ नहीं सोच रही। अच्छा, झूठ बोल लेती हो। इतना अनुभव तो हमें भी है भाई। कोई हकलाए तो वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब बता भी दो। अगर हमें अपना दोस्त समझती हो तो हमें बताने लायक बात है तो। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप तो एक हमदर्द दोस्त है, आपसे क्या छुपाऊंगी। तो फिर बताओ क्या बात है जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है? दीदी, जिया फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे जिया, क्यों रो रही हो? नेहा ने जिया को गले से लगा लिया। मत रो, बताओ मुझे क्या हुआ है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, अपना समझती हो ना, तो अपना दिल हल्का कर लो। और ये तनाव और रोना अब तुम्हारे और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हमेशा हंसती मुस्कुराती खुश रहो।
खाना पीना और खुश रहना अब अपना नियम बना लो। दीदी, बहुत दिनों बाद किसी ने प्यार से गले लगाया है। आज तो जी भरकर रोने का दिल कर रहा है, ताकि दिल हल्का हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। तुम हंसती हुई खूबसूरत लगती हो, इसीलिए मुस्कुराओ। जिया मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। अब बोलो, क्या हुआ? दीदी, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। अपनी जिंदगी को बर्बाद करना मैंने कब से शुरू किया था? अरे ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसा नहीं बोलते। दीदी, सच बोल रही हूँ। आज मेरे ही बुरे कर्मों का नतीजा है जो आज मैं अपने परिवार से दूर हूँ। आज मैंने अपने ही अच्छे परिवार को खो दिया है। शक तो मुझे भी हुआ था। मैंने मम्मी जी से पूछा भी, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। दीदी, मैं इतनी बुरी हूँ? अगर आप सुनोगी तो बात करना तो दूर, पास बैठना तक पसंद नहीं करोगी। ऐसा नहीं कहते ना। जब मेरी शादी होकर आई थी, मैं तब से उस परिवार को तबाह करने में लगी हुई थी। अनमोल को अपने माँ पापा से अलग किया, घर में अपनी मर्जी के कपड़े पहने, सास ससुर का लिहाज कभी नहीं किया। वो कुछ कहते तो उनसे झगड़ा किया। वो दोनों मुझे बहुत प्यार करते, पर मैं उनसे नफरत करती, बिना वजह की नफरत। उनसे कभी प्यार से पेश नहीं आई। उन्हें पैर की जूती समझा, हमेशा जो दिल में आया किया। किसी से पूछना भी उचित ना समझा। यहाँ घूमना वहाँ घूमना, होटल जाना, शॉर्ट ड्रेस पहनना, सासू माँ के टोकने पर उन्हें नीचा दिखाना। अनमोल को भी गुलाम बना लिया था। वो भी मेरे इशारों पर नाचने लगा था। मेरे हर हुक्म का पालन बिना कुछ सोचे बोले करता, ताकि मैं खुश रहूं। अपने माँ पापा से लड़ता मेरे लिए, जो अपने माँ पापा का सबसे ज्यादा लाडला था। आज वो मेरे लिए उनके खिलाफ था। सब मेरी खुशियों के लिए चुपचाप मेरे अत्याचार सह रहे थे। फिर जब अति हुई, मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए। अनमोल को मैंने अपने हाथ से बनाकर नहीं खिलाया। खुद को भूख लगती तो मंगवा लेती। कभी उसकी फिक्र नहीं की। उसे बाहर का खाना हजम नहीं होता, पर मेरे लिए मेरा आराम प्यारा था। पति खाने के लिए तड़पता रहा, पर मेरा दिल नहीं पसीजा। उसकी भूख से हालत गंभीर हो गई थी। शरीर कमजोर पड़ चुका था। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया था, और एक दिन खाने की तलाश में जब वो बाहर गया तो बेहोश हो गया। भला हो उन अंकल का, जिनकी वजह से वो बच गए, वरना वो सोच के भी रूह कांप जाती है। जो मेरी खुशी के लिए किसी से भी लड़ जाया करता था, उसे आज मैंने मरने के लिए छोड़ दिया। इतने से भी मेरा दिल नहीं भरा। अस्पताल में मैंने सास ससुर की बहुत बेइज्जती कर दी। बस इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल है दीदी। मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया। अनमोल ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और तो और जो माँ मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाती थी, उसने भी मुंह मोड़ लिया मुझसे। जिया जोर जोर से रोने लगी। नेहा कुछ देर शांत रही। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। जिया, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बुरा बताऊं या तुम्हारी किस्मत को? दीदी, आप ही कुछ रास्ता सुझाओ ना। अब मेरी तो बुद्धि ने ही काम करना बंद कर दिया है। एक लड़की का जीवन बहुत संघर्ष से भरा होता है, जिसमें उसका साथ देता है उसका परिवार। जब जन्म होता है तो माता पिता और भाई उसकी ढाल होते हैं, जो उसे हर बुराई और हर मुसीबत से बचाते हैं। उसे प्यार देकर उसे खुश रखते हैं। जब वो बड़ी होती है तो कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी को सास ससुर के रूप में उन्हीं के जैसे माँ बाप मिले। पति जो उसके सुख दुख विपदाओं मुसीबत में ढाल बनकर खड़ा रहे। इतना ही नहीं, उसे दुनिया भर का प्यार दे, जिसके आगोश में वो एकदम सुरक्षित महसूस करे। सास ससुर में वो माँ बाप का चेहरा देखे। सबके साथ और प्यार से जीवन की कठिन डगर आसानी से पार हो जाए। तुम्हें वो सब मिला भी, माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाले सास ससुर, पति जो सारे जहाँ का प्यार तुम पर उड़ेलना चाहता था, तुम्हें खुश रखना ही अपना फर्ज समझता था, जो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाने का जज्बा रखता था, पर तुमने सब खो दिया। एक लड़की का भी अपने परिवार के प्रति कुछ फर्ज, कुछ जिम्मेदारियां बनती है। आओ मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। देखो जिया, जब एक संतान के रूप में पुत्र का जन्म होता है, तब माता पिता के अनेक सपने होते हैं।
पुत्र को अच्छी शिक्षा देते हैं, लाड प्यार देते हैं। माता पिता सोचते हैं यही हमारी बुढ़ापे की लाठी है जो आगे भविष्य में जाकर हमारी सेवा करेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा चश्मा बनेगा, हमारे सहारे की लाठी बनेगा। हम इसकी शादी कर बहू लाएंगे, वो बहू हमें खाना बनाकर खिलाएगी, पैर दर्द होंगे तो दबा देगी, हमारे कपड़े धोएगी, पूरी सेवा करेगी, हमें एक भी काम नहीं करने देगी, आराम देगी, बेटी की तरह हमारा ख्याल रखेगी। पर क्या वो ये सोचकर गुनाह करते हैं? कम से कम इतनी अपेक्षा तो वे अपने बेटे बहू से कर ही सकते हैं। पूरी जिंदगी वे अपने बच्चों के लालन पालन में बिता देते हैं। उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने में दिन रात मेहनत करते हैं। एक पिता ही होता है जो अपनी संतान को अच्छे कपड़े पहनाकर खुद फटे कपड़े पहन लेता है, अपने बेटे को नए महंगे जूते दिलाकर खुद पुराने और सस्ते जूतों से काम चलाता है, बेटे को नई साइकिल नई बाइक दिलाकर खुद बस से सफ़र करता है, पूरे दिन मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, बस अपनी संतान को वो सब सुख सुविधाएं देने के लिए जिससे वो आराम की जिंदगी गुजार सके। और माँ के त्याग का तो क्या कहना। 9 महीने एक औलाद को पेट में रखती है, दर्द सहन करती है, ना मर्जी का खा सकती है, ना पी सकती है, ना मर्जी के कपड़े पहन पाती है, पूरा ध्यान अपने बच्चे पर रखती है। कहीं उसकी वजह से उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। जब बच्चा 9 महीने के बाद दुनिया में आता है उस दर्द को तो शायद ही कोई महसूस कर सके, एक माँ के अलावा। फिर उसके बाद उसको पालने पोसने में वो खुद को भूल जाती है, अपनी इच्छाएं आशाएं अपने सपने खुशियाँ सब त्याग देती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। मैं तो बखान तक नहीं कर सकती एक माँ के त्याग का। फिर वही औलाद जब बड़ी होती है तब अपने माँ बाप को धुतकार देती है। सोचो क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के दिल पर जिन्होंने इतने संघर्षों से अपने बच्चे को पाला पोसा, और आज वही औलाद उन्हें धुतकार रही है। वो बहू जिसके आने के सपने एक माँ बाप तब से संजोते हैं तब उनका बेटा ठीक से खड़ा नहीं रहता होगा, वही बहू आकर उन माँ बाप से उनके बेटे को छीन लेती है, अलग कर देती है, तरह तरह की यातनाएं देती है। क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं? बुरा करते समय वो बहू ये भूल जाती है कि उसके भी माता पिता हैं। अगर उनका भाई अपनी पत्नी के कहने में आकर उसके माता पिता को ऐसी ही यातनाएं दे तो उसे कैसा लगेगा? बुरा मत मानना जिया, अगर कल को तुम्हारा भाई यही सब तुम्हारे माँ बाप के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर किसी और के माँ बाप को नरक सी जिंदगी देने का तुम्हें क्या हक है? मेरी बात मानती हो तो उन देवता जैसे माँ बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लो, वरना कोख में तुम्हारे भी बच्चा है, कल को तुम भी माँ बनोगी। वो तो सह गए, शायद तुम ना सह पाओगी। मुझे आज भी याद है उनके एहसान, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब तक अपने बच्चे को सामने देखूंगी, उन्हीं की वजह से आज हम इस पोजीशन पर है, वरना ना जाने कहाँ किस हाल में होते। देवता है तुम्हारे सास ससुर, नाजों से पाला था उन्होंने अनमोल भैया को। मम्मी जी बताती हैं मुझे कैसे उनकी छोटी से छोटी जिद को पूरी करते थे। इस कॉलोनी में सिर्फ उन्हीं के पास साइकिल थी जब अनमोल भैया छोटे थे। एकदम रॉयल लाइफ दी है। दया शंकर अंकल और सविता आंटी ने अपने बच्चों को ये भी नहीं था कि वे लोग बहुत अमीर थे, लेकिन अपने बच्चों को खुश रखने के लिए मेहनत करते थे। तुम उनसे माफ़ी मांग लो और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। खुशी खुशी रहो, अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह देखो, फिर देखो ज़िंदगी कितनी खुशहाल है। बुरा बनने में सिर्फ एक पल का मज़ा है, पर अच्छा बनने में पूरी ज़िंदगी मज़े से कटती है। अंत में कोई मलाल नहीं रहता कि मैंने उनके साथ बुरा किया था। तुम मेरी बातों से थक गई होगी ना, सोच रही होगी मैं भाषण दे रही हूँ, पर मैं जो भी कह रही हूँ ये मेरा अनुभव है। नहीं नहीं दीदी, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। ना जाने किस वहम में जी रही थी, जो भी गलत कर रही थी उसे सही मान रही थी, खुश हो रही थी,
पर वो तो एक क्षण की खुशी थी जो काफूर हो गई। मैंने उस व्यवहार से आज अपने पति को भी दूर कर दिया। नहीं चाहिए मुझे आराम की वो जिंदगी जिसमें एक क्षण की खुशी हो। मुझे अपनी जिंदगी अब अपने देवता समान सास ससुर की सेवा में गुजारनी है, अपने पति की सेवा करनी है, उनको खुश रखना है। ये सब तुम मेरे कहने या दबाव में आकर मत करना। तुम्हारे दिल की इच्छा महत्वपूर्ण है। किसी के कहने या दबाव में आकर हम कोई काम ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकते। नहीं दीदी, मैं दिल से कह रही हूँ, पर क्या वो लोग मुझे माफ़ करेंगे? वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जिसने उनके साथ इतना बुरा किया उसे कैसे माफ़ करेंगे वो? मुझे तो उनके सामने जाने में शर्म आ रही है। इतना नीच कार्य जो किया है मैंने। दीदी आप मेरी मदद करिए ना। तुम कैसी बात सोच रही हो? वो माँ बाप है। माँ बाप अपने बच्चों की 1000 गलतियाँ माफ़ करते हैं। तुम भी उनकी बेटी हो, तुम्हें क्यों माफ नहीं करेंगे? क्या अपने माँ पापा के बारे में तुम यही सोचती? क्या कोई गलती करके उनसे भी माफ़ी मांगने पर यही सोचती कि वो मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे? नहीं ना, तो फिर गलत विचार दिमाग में क्यों ला रही हो? उठो और नए जीवन की शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आशीर्वाद दो, मैं कामयाब हो पाऊँ नए जीवन में। अरे चरणों में नहीं, गले लगो पगली। दोनों गले मिलती हैं। जिया नेहा को कसकर गले लगाती है। दोनों की आंखें भर आई, दोनों बातों में मशगूल हो गई। जिया को आज हल्का हल्का सा महसूस लग रहा था। दिल से एक भारी बोझ उतर गया था। अगले ही दिन वह अपने सास ससुर और अनमोल से माफी मांगने गरिमा के नए घर जाने वाली थी। इधर अपनी बहू की समझदारी भरी बातें सुनकर नताशा आंटी की भी आंखें आंसुओं से भर आई। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि बहू के रूप में हीरा मिला है। दीदी मैं आज ही जाना चाहती हूँ मेरे अपने घर, मम्मी पापा जी और अनमोल के पास। उनसे माफ़ी मांगकर अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। हाँ जिया जरूर, ये तो एकदम नेक ख्याल है। मैं मम्मी जी से बात करती हूँ, देखते हैं वे क्या कहती हैं। नताशा आंटी जल्दी से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद नेहा और जिया दोनों नताशा के पास आई। मम्मी जी, जिया आपसे कुछ कहना चाहती है, बोलो जिया। जिया हिचकिचा रही थी, शर्म से उसका मुंह उतरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। नताशा आंटी को सारी बात बता दी। नीचे गर्दन झुकाए अपने पैर के अंगूठे से फर्श को खरोचने लगी। क्या हुआ जिया बेटा? नताशा झुककर जिया का मुंह देखते हुए बोली। वो आंटी जी। नताशा उठकर जिया के पास आई, उसके दोनों कंधे पकड़कर बोली, मुझे सब मालूम है, तुम क्या कहना चाहती हो। जिया आश्चर्य से नताशा का मुंह देखने लगी, फिर नेहा की ओर देखते हुए बोली, पर कैसे आंटी जी? पगली, मुझे तो ये भी पता है तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है। तुम अपने घर वालों से माफ़ी मांगना चाहती हो। बेटा मैंने सब सुन लिया, मेरी बहू ने तुम्हें सब समझा दिया, इसीलिए ज़्यादा तो कुछ कहूँगी नहीं, पर इतना कहूँगी कि तुमने एक नेक विचार को अपनाया है। तुम्हारे देवता समान सास ससुर को कभी दुख मत देना, हमेशा खुश रहना। वे लोग बहुत अच्छे और सच्चे हैं। जब जागो तभी सवेरा मेरी बच्ची। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम्हारा नया जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा, आशा है मुझे। जिया भरी आंखों से नताशा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। नताशा उसे आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। नेहा भी उन दोनों को देखकर रो पड़ी। तुम खाना खा लो, फिर हम सब साथ चलेंगे तुम्हारे घर। तीनों खाना खाकर तैयारी करती है सविता और दया शंकर के पास जाने की। पर हमारे पास नए घर का तो पता है ही नहीं, हम जाएंगे कैसे? नताशा ने कहा। मम्मी जी, मैं आपके बेटे को फ़ोन करके देखती हूँ, शायद उन्हें मालूम हो। हाँ बेटा, करो फ़ोन, शायद उसे पता हो। नेहा अपने पति को फ़ोन करती है, पर उसे भी नहीं पता कि नया घर कहाँ है। नताशा उन सबके फ़ोन मिलाती है, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। काफ़ी देर परेशान होकर
अपने सब पड़ोसियों से भी पूछा, पर कोई उनके नए घर का बारे में नहीं जानता था। अब हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? जिया परेशान होकर बोली। वे लोग फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ गलत तो नहीं हुआ? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तुम चिंता मत करो, शाम तक इंतजार करते हैं। मेरे बेटे जतिन और उसके पापा को आने दो, वे कुछ ना कुछ करेंगे। शाम को जतिन और उसके पिताजी आ चुके थे। नताशा ने उन दोनों को सारी बात बताई। पर माँ, उनके नए घर का पता तो किसी को नहीं पता। मेरी तो अनमोल या सविता आंटी या दया अंकल से 4-5 महीने से कोई बात भी नहीं हुई। वे घर छोड़कर कब गए थे, बात भी मुझे उनके जाने के 10 दिन बाद पता चली थी। जतिन ने कहा। हाँ नताशा, मुझे दया से बात किए करीब 2-3 महीने हो चुके हैं। मुझे भी नहीं पता उनका नया घर, जतिन के पिता ने कहा। पर माँ, वे लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा तो वे कभी करते नहीं। फिर फोन न उठाने की वजह? जतिन परेशान होकर बोला। हाँ बेटा, जी तो मेरा भी घबरा रहा है। तू एक काम कर, अनमोल के ऑफिस जाकर पता कर, शायद वहाँ से कुछ पता चल सके। हाँ जतिन बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। तू अनमोल के ऑफिस जा, मैं दया के ऑफिस से पता करता हूँ, शायद वहाँ से ही कुछ जानकारी मिल जाए। पर आज तो ऑफिस बंद हो चुके होंगे। पापा, 8 बज चुके हैं। हम कल सुबह जल्दी ही ऑफिस जाकर पता करते हैं। हाँ ये भी ठीक है, कल सुबह जाकर पता करते हैं। जिया तो को बहुत चिंता हो रही थी। उसने खाना भी मन मार कर खाया अपने बच्चे के लिए। रात तो उसने आंखों में काटी, बार बार घड़ी में बस समय देखती रही। सुबह हो चुकी थी। जिया को 6 बजे नींद आई। उसे सोता देख नेहा ने जगाया भी नहीं। वो जानती थी जिया पूरी रात सोई नहीं होगी। जतिन एवं उसके पिता ने दोनों के ऑफिस जाकर पता किया। ऑफिस वालों ने बताया वे लोग 10 दिन की छुट्टियां लेकर घूमने गए हैं, आज रात को ही लौटने वाले हैं। वे लोग अपना अपना फोन यहीं छोड़कर गए हैं ताकि वहाँ कोई उन्हें परेशान ना करे। एक प्राइवेट नंबर है उनके पास, पर उन्होंने वो नंबर सिर्फ बॉस को ही दिया है। खैर चिंता मत कीजिए, वे लोग शाम तक आ जाएंगे। जतिन के पिता ने उनसे नए घर का पता भी मांग लिया। दोपहर में ही वे लोग निकल गए गरिमा के नए घर। शाम तक वे वहीं बाहर इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। रात के 8 बज चुके थे, अभी भी वे लोग नहीं आए। इस पर उन सबको चिंता होने लगी। जतिन के पिता दयाशंकर के ऑफिस के एक दोस्त का नंबर लाए थे। जब उन्हें फोन किया तो उनके पैरों से जैसे धरती ही फट गई। वे वहीं गिर पड़े, लगभग बेहोश हो गए। सबने उनको संभाला, उन्हें गाड़ी में बिठाया। सब उनसे बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने उनकी चुप्पी से उनका सबका दिल बैठा जा रहा था। जिया का जी तेजी से घबराने लगा। नेहा उसे संभालने लगी, उसे पानी पिलाने लगी। नताशा का दिल भी बैठा जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। जतिन के पिता ने जतिन के कान में कुछ कहा। जतिन तेजी से गाड़ी स्टार्ट करता है और सबको बैठने का इशारा करता है। सब गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ती है, पर वे तीनों असमंजस में थे। आखिर हुआ क्या है? कोई कुछ बोल नहीं रहा, पर सबके दिल की धड़कनें गाड़ी की रफ्तार की तरह भाग रही थी। जतिन ने अपनी मां नताशा, पत्नी नेहा और जिया को अपने घर पर छोड़ा और अपने पिताजी के साथ तेजी से निकल गया। इधर जिया बहुत चिंता में थी। नताशा और नेहा उसे बार बार समझा रही थी कि गलत विचार अपने दिल से निकाल दे, उसके बच्चे के लिए सही नहीं होगा इतना तनाव लेना। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है जिया, प्लीज कुछ खा लो। हाँ बेटी, कुछ खा लो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं है इतनी देर भूखा रहना। नहीं नहीं आंटी जी, कुछ तो जरूर हुआ है। आंटी जी, मेरा दिल जोरों से घबरा रहा है। वो लोग तो शाम तक आने वाले थे ना, फिर आए क्यों नहीं? कुछ जरूर कुछ हुआ है आंटी जी।
जिया रोते हुए नताशा के गले लग गई। हे पागल, ऐसा नहीं सोचते, कुछ गलत नहीं हुआ है, जरूरी थोड़ी है उन लोगों के साथ ही कुछ गलत हुआ होगा, ऐसा गलत नहीं सोचते, समझी। नताशा बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए उसे समझा रही थी, पर मन ही मन उसे भी लग रहा था कि जरूर कुछ तो हुआ है। तभी पड़ोस की कविता आई नताशा के पोते को घर छोड़ने। जब वे सब लोग गरिमा के घर जा रहे थे, तब नताशा अपने पोते को कविता के यहाँ छोड़ आई थी। कविता यहाँ सविता की भी पड़ोसी थी, इस वजह से सविता के परिवार से अच्छी जान पहचान थी। जब कविता घर के अंदर आई तो थोड़ी घबराई हुई थी। जिया को देखते ही चौंक गई। नताशा भी उसके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि कविता के मन में इस समय जिया को यहाँ देखकर क्या चल रहा होगा। इसीलिए उसने नेहा की ओर इशारा करके जिया को अंदर ले जाने के लिए कहा। नेहा भी समझ चुकी थी। वह जिया को अंदर कमरे में ले गई। अरे आओ कविता, लक्की ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नताशा माहौल को हल्का करने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं नताशा, तेरा पोता परेशान थोड़ी करता है, ये तो पूरा घर आसमान पर उठा लेता है, इतना शैतान है कि पूछो मत। खैर तू वो सब छोड़, ये बता, ये मिश्रा जी की बहू तेरे घर कैसे? अरे वो तो वे लोग घूमने गए हैं और ये पेट से है तो इसको मैंने रख लिया अपने पास। नताशा ने बात बनाते हुए कहा। चल वो तो जाने दे, एक खबर सुन जो मेरे कानों में अभी उड़ते उड़ते आई है। हाँ बोल तो, नताशा ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। अरे अपनी कॉलोनी में से किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है। किसके साथ? नताशा घबराती हुई बोली। अब ये तो पता नहीं, अभी बातें हो रही थी तो कानों में पड़ गई। तो भी ना आधी अधूरी बात सुनती है और जाकर किसी के पास भी बक देती है, चाहे अगला परेशान होता रहे। अरे तो मैं क्या करूं, जितना सुना तुझे बता दिया। पर ये बता, केशव भाई साहब और जतिन अभी तक नहीं आए? अब तक तो आ जाती है। हाँ, ना जाने कहाँ गए हैं दोनों बाप बेटे, कुछ बोलकर भी तो नहीं गए। मतलब? कविता ने आश्चर्य से पूछा। अभी शाम को किसी का फोन आया था, दोनों निकल गए बिना कुछ बताए। मुझे तो चिंता हो रही है। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी बहू इंतजार कर रही होगी, मेरे साथ ही खाना खाती है। कविता तो चली गई, पर हजारों सवाल और चिंताएं दे गई। किसके साथ दुर्घटना हुई होगी? सब ठीक तो होगा ना? कहाँ कहीं जिया का डर सही तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे किसी के बारे में गलत सोचने का हक नहीं है। डर, घबराहट और चिंता के मारे नताशा का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, तो वह घर में बने मंदिर में जाकर बैठ गई। इधर जिया की भी हालत खराब होती जा रही थी। उसने सुबह से ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था, ना वो अब कुछ खा रही थी। नेहा उसे खिलाने की हर संभव कोशिश कर थक चुकी थी, पर जिया जिद पर अड़ गई थी कि जब तक अपने परिवार से मिल नहीं लेगी कुछ नहीं खाएगी। नेहा नताशा के पास गई। मम्मी जी, अब आप ही समझाइए ना जिया को, वो कुछ खा नहीं रही। इस तरह भूखी रहेगी तो उसके बच्चे को खतरा हो सकता है, उसे भी चक्कर आ जाएंगे। आप ही बोलो, मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ, मेरी तो ये मानती ही नहीं। चलो मैं आती हूँ। नताशा भगवान से प्रार्थना कर जिया के पास चली गई। जिया बेटा, अब तुम कुछ खा लो, देखो बहुत देर हो गई है। मुझे तुम्हें प्यार से समझाते हुए इस तरह जिद अच्छी नहीं है, नताशा गुस्से में बोली। तो डर के मारे जिया खाना खाने को तैयार हो गई। नेहा जिया के लिए फल और दूध ले आई। करीब रात के 11 बजे कोई गाड़ी तेजी से आकर रुकी। जिया तो तब तक सो चुकी थी। नताशा और नेहा जाग रही थी और बैठक कक्ष में बैठी जतिन और केशव का इंतजार कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने दरवाजा खोला। जतिन बदहवास सा दौड़ता हुआ अंदर आया और नताशा से 2 लाख रुपए लाने को कहा। नताशा और नेहा घबरा गई।
और जतिन से बार बार बस यही पूछ रही थी कि हुआ क्या है। जतिन कुछ बोल नहीं रहा था, बस जल्दी पैसे लाने की गुजारिश कर रहा था। नताशा ने अपने सर की कसम दी। तुझे मेरी कसम, बता तो क्या हुआ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम पैसे लाओ माँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी लाई। नताशा जल्दी से अपने कमरे की अलमारी से 2.5 लाख रुपए ले आई। अब बता क्या हुआ है? मेरा तो जी घबरा रहा है। तुम दोनों ना तो फोन उठाते हो, ना बताते हो क्या हुआ है। हमारी तो सोचो कितनी चिंता में है। दया शंकर भाई साहब का परिवार तो। जतिन अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर बस इतना बोल पाया, माँ जिया का ख्याल रखना। इतना बोलकर जतिन तेजी से बाहर की ओर भाग गया। नेहा और नताशा को समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। नताशा धड़ाम से सोफे पर गिर गई और नेहा उसे संभालने लगी। नताशा और नेहा की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। दोनों इसी उधेड़-बुन में लग गई कि जिया को कैसे संभालेंगे। रात दोनों ने आंखों में काटी। नेहा और उसकी सास नताशा को नींद ही नहीं आई। सुबह 4 बजे दोनों की आंख वहीं बैठक कक्ष में सोफे पर लग गई। तब जिया एक बुरे सपने की वजह से जाग गई। वह बेहद घबराई हुई सी पसीने में लथपथ होकर अचानक उठ बैठी। पास पड़े पानी के जग से 2 घूंट पानी पिया। थोड़ी देर सिर पकड़कर बैठ गई, पर चैन नहीं मिला, तो टहलने के इरादे से बाहर आई। कुछ देर बाहर गार्डन में टहल कर वापस अंदर आ गई, पर उसे चैन नहीं मिल रहा था। दिल घबरा रहा था, ना सोते बन रहा था, ना बैठा जा रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसे। समय भी धीरे धीरे निकल रहा था। वह बैठक कक्ष में गई ताकि वहाँ थोड़ी देर बैठे तो आराम मिल जाए, पर वहाँ नताशा और नेहा को सोते देखा। तब उसे याद आया कि रात को शायद कोई आया था। जोर जोर से दरवाज़ा भी बजा था। थोड़ी आंख खुली थी, मगर इतनी गहरी नींद आई थी उसे कि वो बाहर जाकर देख भी नहीं पाई। पर कौन आया होगा? उन दोनों को सोफे पर सोता देख वो वापस अपने कमरे में चली गई, पर उसका सिर भारी हो रहा था, इसीलिए किचन में जाकर चाय बनाकर पी ली ताकि थोड़ा आराम मिल सके। घड़ी की ओर देखा तो अभी 4:55 ही हो रहे थे। बेड पर बैठकर पीठ को सहारा देकर बैठ गई। छत की ओर देखते वह पुरानी यादों में खो गई। अनमोल जब उसे पहली बार देखने आया था, कितना खूबसूरत एहसास हुआ था उसे। पहली बार देखकर पहली नज़र में ही भा गया था। आंखों में सपने देख लिए थे उसके साथ आगे जिंदगी के। फिर अगले ही पल हंसी भी आई। खुद पर दे तो अगर वो उसे नकार, पर अनमोल को भी पसंद आई वो, और शादी भी हुई। अनमोल कितना प्यार करता था उसे। हर खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख देता। उसे जो खाना हो पहनना हो बस आदेश देती और हाजिर हो जाता। कहाँ कहाँ नहीं घूम आई वो। एक से बढ़कर एक होटल में लंच डिनर किया। सोचते हुए एक अलग ही मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। जिया, तुम सोई नहीं? नेहा की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। अरे दीदी, वो अचानक नींद खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई। पर आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? जल्दी? टाइम देखो, 7 बज चुके हैं। कहाँ खोई हो? बस कुछ नहीं, जिंदगी के खूबसूरत पल याद आ रहे थे। कब 7 बज गए पता ही ना चला। दीदी, एक बात पूछना था, रात को कौन आया था? भैया और अंकल जी भी नहीं आए? दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए नेहा अचानक चुप सी हो गई। वो रात को तो जतिन जी आए थे, पैसे लेकर गए थे। पैसे? पर पैसे क्यों? जिया परेशान होकर बोली। पता नहीं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। तभी नेहा का फोन बजा। फोन नताशा ने उठाया। जतिन का फोन था। हेलो माँ, जतिन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ?
सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। एक काम करो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से जिया को अस्पताल भेज दीजिए। पर अस्पताल क्यों बेटा? माँ, सब बता दूंगा, आप आओ तो सही। नताशा ने जिया से तैयार होने के लिए कहा। जिया बार बार पूछती रही, पर नताशा ने कुछ बताया नहीं। जिया को इतना अंदाजा तो हो चुका था कि कुछ तो हुआ है उसके परिवार के साथ। आधे घंटे में गाड़ी आ गई थी। नताशा और जिया अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचकर वह जैसे ही अंदर गई, वहां अनमोल और दया शंकर के ऑफिस के स्टाफ बॉस को देखकर घबरा गई। नताशा उसे संभालते हुए लेकर गई। जतिन ने आकर जिया से कहा, मेरे साथ चलिए। जिया और नताशा जतिन के पीछे पीछे चलने लगी। वार्ड में पहुंचकर उसने सामने देखा तो लगभग बेहोश होने लगी, पर नर्स और नताशा ने उसे संभाल लिया। अनमोल, मनीषा, गरिमा, दयाशंकर और सविता, पांचों का एक्सीडेंट हुआ था। सबके हाथ पैर और सर पर चोटें आई थी। गरिमा और दयाशंकर बेहोश थे। बस अनमोल, मनीषा और सविता होश में थे। जतिन ने बताया कि अनमोल जिया से मिलने की जिद कर रहा था। जिया को देखते ही अनमोल रोने लगा। जिया भी खुद को रोक नहीं पाई, अनमोल को गले लगाकर खूब रोई। सविता और मनीषा के पास जाकर माफी मांगी और रोने लगी। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, आप लोगों से अलग होकर मुझे सजा मिल चुकी है। इन दिनों सब कुछ महसूस कर लिया कि एक प्यारे परिवार से दूर होकर कितनी बड़ी सजा मिली है मुझे। अब आप लोगों से कभी दूर नहीं होऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, हमेशा साए की तरह साथ रहूंगी। मम्मी जी, अब आपकी नहीं चलेगी, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी आप? सविता जिया के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बोली, मेरी बच्ची समझदार हो गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जतिन और नताशा भी दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। पर मम्मी जी, ये सब हुआ कैसे? अनमोल ने कहा, अरे पहले ठीक तो हो जाने दो, सब बता देंगे। हाँ, आप लोग ठीक हो जाओ, मुझे भी आप लोगों को कुछ बताना है। गरिमा दी और पापा जी को होश नहीं आया अभी तक। जिया को चिंता होने लगी। तभी नर्स ने उनसे कहा कि आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट्स को आराम करने दीजिए। जिया बाहर जाकर बैठ गई। दिल से एक भारी बोझ तो उतर गया, पर उसे सबकी चिंता हो रही थी। ये सब कैसे और कब हुआ? बस वो दुआएं मांग रही थी कि सब जल्दी से ठीक हो जाए और वे सब खुशी खुशी घर आ सके। जिया की भगवान ने सुन ली। 12 दिन में उन लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जिया की बहुत जिद और आग्रह को वे लोग टाल नहीं पाए, इसीलिए वे लोग वापस अपने पुराने घर ही लौट आए। जिया ने आरती की थाली से उनका स्वागत किया। उन सबको घर लाकर डॉक्टर के बताए अनुसार फल और हल्का भोजन बनाकर खिलाया। उन पांचों की सेवा में जिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी। समय समय पर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना, टाइम पर दवा देना, खाना, फल इत्यादि समय पर देती। पूरे घर को उसने अच्छे से संभाल लिया। नताशा आंटी और नेहा भी सविता के पास जिया की बहुत तारीफ कर रही थी, जिससे सविता, अनमोल, दयाशंकर, मनीषा और गरिमा के मन से उसकी पुरानी छवि हट चुकी थी। अब वे पांचों जिया के इस नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। जिया, तुम कितनी बदल चुकी हो ना, सबका इतना ख्याल रखती हो, सारा घर तुमने अच्छे से संभाल लिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तुम वही जिया हो ना, जो कभी खुद के लिए एक चाय का कप तक नहीं बना सकती थी, जो आज हम बिस्तर पर पड़े पांचों लोगों की देखभाल के साथ साथ उस घर का कामकाज, मिलने आने वाले मेहमानों की आवभगत इतने अच्छे से कर रही हो। तुम पर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं किया कर दिया? अनमोल जिया की चुटकी लेते हुए बोला, किया है जादू तुम्हारे प्यार ने। आपसे दूर रहकर समझ आया मुझे परिवार क्या होता है, पति क्या होता है। जब तुम दूर चले गए थे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ था मेरे पास, मैं चाहती तो मन का कर सकती थी, पर न जाने क्यों एक खालीपन सा लगा। आपकी याद आने लगी, पगला सी गई थी आपकी याद में।
तब जाकर एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहाँ गए थे और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमने अपना तनाव और थोड़े मानसिक बदलाव के लिए स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बनाया। 12 दिन का टूर था, जिसमें हमने तय किया कि हम मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जाएंगे। बेवजह की डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए हमने ऐसा विचार किया। अपने साथ कैमरा और एक छोटा फ़ोन, जिसका नंबर सिर्फ पापा के ऑफिस वालों के पास था, वही लेकर गए। आराम से घूमने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तब शहर में आते ही हमारी बस किसी बड़े ट्रेलर से टकरा गई। चालक और खलासी, जो लगातार बस चलाने से थक चुके थे, शायद उनको एक झपकी आ गई होगी और ऐसा सब हो गया। हम सब भी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक हुई टक्कर से हमारी नींद तो खुली, मगर अगले ही पल हमारी बस पलट चुकी थी। फिर उसके बाद कुछ याद नहीं है। भगवान ने बचा लिया, वरना टक्कर इतनी भयानक थी कि 3-4 सवारियां तो वही खत्म हो चुकी थी। शायद तुम्हारे प्यार और दुआओं ने बचा लिया जिया। अनमोल जिया के हाथ को चूमता हुआ बोला। अच्छा जी, वैसे एक बात पूछे? हाँ पूछो ना, क्या बात है? तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? मेरी पुरानी गलतियों को नादानी समझकर भूल जाना। जिया, भूल जाओ उन सब बातों को, हम भी भूल चुके हैं। निकाल दो दिल से सब पुरानी बातों को। अब हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें सिर्फ प्यार ही होगा और कुछ नहीं, समझी? आज के बाद उन पुरानी बातों का जिक्र भी नहीं करोगी। तुम मेरे लिए वही जिया हो और हमेशा वही रहोगी। और ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? एकदम सूख चुकी हो। अनमोल, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जिया अनमोल के हाथ को अपने पेट पर रखते हुए बोली। हमारा नया जीवन तो मेरे पेट में सांसें ले रहा है। जिया शर्माते हुए बोली। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? अचानक बेड से उठते हुए अनमोल एकदम खुश होते हुए बोला। हाँ अनमोल, छोटा अनमोल मेरे पेट में है। 3 महीने हो चुके हैं। और डफर, तुम मुझे अब बता रही हो? काम में इतनी परेशान हो रही हो, अपना ख्याल नहीं रखती, कुछ खाती नहीं हो। अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, अब बस आराम करोगी। अरे मैं काम नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? मम्मी जी और दीदी का हाल देखा है, उनको अच्छे से ठीक हो जाने दो, फिर मैं आराम ही करूँगी। अब खुश? तुमने मम्मी पापा को बताया? नहीं, बस इसी वजह से नहीं कहा। मम्मी मुझे एक काम भी नहीं करने देगी। मैं जानती हूँ, जब वो अच्छे हो जाए उसके बाद कहूँगी। उनकी खुशी देखना चाहती हूँ मैं, पर यूँ बेड पर लेटे हुए नहीं, उनका आशीर्वाद लेकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। लव यू जिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एंड थैंक यू माई लवली वाइफ फॉर एवरीथिंग। अच्छा पति देव जी, इतना प्यार मेरे लिए या जूनियर अनमोल के लिए? नहीं, जूनियर जिया के लिए। दोनों ठाके मारकर हंसने लगे। अनमोल, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो मेरी प्यारी जिया और उस जिया और मेरा अक्स चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सो स्वीट ऑफ यू अनमोल। जिया, लव यू सो मच। चलो खाने का समय हो चुका है, खाना खाकर दवाई भी लेनी है ना, जल्दी से ठीक होकर फिर अपने जूनियर अनमोल या जिया की देखभाल भी करनी है। आज तुमने जो खुशी मुझे दी है, इस खुशी के आगे सारी दवाइयाँ फेल हैं। अब तो मैं यूं ही ठीक हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। जिया हंसती हुई किचन में चली गई। जिया की सेवा और दवाइयों से सब जल्दी जल्दी ठीक हो रहे थे। अब जिया का पेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। सविता भी समझ चुकी थी कि जिया खुशखबरी देने वाली है, पर वो जिया के मुंह से सुनना चाहती थी। जब सविता, गरिमा और मनीषा एकदम ठीक हुई,
तब जिया ने सविता के गले में बाही डालकर कहा कि आपका लाडला या लाडली आने वाला है। सविता जिया के माथे को चूमने लगी। बेटा, आज तो तूने बड़ी खुशखबरी दी है। तूने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी बेटा। सदा खुश रह, कभी तेरी जिंदगी में कोई गम ना आए। माँ आपका आशीर्वाद है तो मुझे क्या गम हो सकता है। बस माँ, बस आप हमेशा हंसते मुस्कुराते अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा हम पर बरसाते रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। सविता की आंखों से खुशी के आंसू छलछला आए। उसने जिया को गले से लगा लिया। इधर दयाशंकर, मनीषा और गरिमा बाहर से आए। दोनों को रोता हुआ देखकर पूछने लगे, अरे भाई, दोनों सास बहुओं को क्या हो गया, क्यों रो रही हो? हाँ मम्मी और भाभी, क्या हुआ, आप दोनों क्यों रो रही हो? सविता आंखों को साफ करते हुए बोली, आज बहू ने जो खुशखबरी हमें दी है वो तो अनायासी खुशी के आंसू निकल पड़े। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया तूने बेटा जो तेरी माँ इतनी रो रही है? दयाशंकर जिया से पूछने लगे। जिया शर्माते हुए सविता के आंचल में छिप गई। दयाशंकर समझ चुके थे। खुश होते हुए वहां से अनमोल के पास चले गए। अच्छा जी, तभी मैं देखूं भाभी दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, ये चक्कर है। चल हट बेशरम, सविता गरिमा को मारते हुए बोली। मनीषा और गरिमा भी हंसते हुए जिया को गले से लगा ली। थैंक यू भाभी, हमारे पास वापस आने के लिए। थैंक यू हमारी इतनी सेवा के लिए। थैंक यू अब हमें इतनी अच्छी खुशी देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय डियर एंड ब्यूटीफुल भाभी। दीदी, ये तो सब मेरा फर्ज है जिसे पहले मैं निभाने से चूक गई थी, पर अब मैं मेरे परिवार को हर वो खुशी दूंगी जो मेरे बस में होगी। सविता, जिया, गरिमा और मनीषा चारों बहुत खुश हो रही थी। वाह मेरे शेर, कमाल कर दिया तूने, हमें इतनी अच्छी खुशी दी है। बेटा, आज तुझसे बात करने को मन कर रहा है। दयाशंकर ने अनमोल के पास बैठते हुए कहा। क्या हुआ पापा, बोलो। बेटा, आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भगवान ने हमें सारी खुशी एक साथ दे दी हो। कुछ बुरा भी कुछ अच्छे के लिए होता है। तुम हमारे पास वापस आए, हमें चोट लगी, बहू हमसे मिलने अस्पताल आई, हमें घर लाई, हमारी इतनी सेवा की, हमें खुशखबरी सुनाई। लगता है कोई सपना तो नहीं है, आँख खोलते ही कहीं गायब ना हो जाए, कहीं हमारी वही जिंदगी वापस ना आ जाए। बेटा, अगर ये सच है तो कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। पापा, ये सब सच है, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करता। जिया वापस लौट आई है पापा, मेरी तरह। अब कुछ ही महीनों में आपका पोता या पोती आ जाएगा। जिंदगी में कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी। आप और मम्मी हमेशा खुश रहना। हाँ बेटा, दयाशंकर कहीं खो गए। उनका छोटा सा पोता या पोती भाग रही है। दयाशंकर उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब दयाशंकर घोड़ा बनकर बच्चे को आंगन में खिला रही है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है। दुनिया की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो जैसे। दयाशंकर की आंखें अनायासी भर गई। अनमोल उन्हें ख्यालों से निकालना चाहता था, पर वह जानता था अभी वे क्या सोच रहे हैं। इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बस अपने पापा को देखे जा रहा था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे और कुछ ही महीनों बाद जिया एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। घर में ढेरों खुशियाँ आ गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।